हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 3 सितंबर 2020 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम, जिसको कि सेपरेटली कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। विच इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी काउंसिल बीइंग सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके पहले कि हम वीडियो में चले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइए कैसी तैयारी चल रही है, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। प्लीज फीडबैक दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में मेरे वीडियोस को पोस्ट करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जम्मू कश्मीर ने एक बायोडाइवर्सिटी काउंसिल सेटअप की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे यही पूछ लेगा कि कौन से राज्य में बायोडाइवर्सिटी काउंसिल सेटअप की गई है, तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में सेटअप की गई है। बहुत सारी चीज़ों में अगर आप इंटेलिजेंट गेस कर रहे हैं, देखिए एग्जाम को क्लियर, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, कितने आप श्योर शॉट मारेंगे और कितनों में आप इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसकी आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि हर रोज एक क्वेश्चन पेपर आप पूरा सॉल्व करके बैठिए, अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को ट्राई करिए। ठीक है, तो कुछ कम से कम ऐसे 25% सवाल निकलेंगे जिसमें कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो कहीं किसी भी राज्य में कुछ नया किया गया है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो जम्मू और कश्मीर में किया गया हो। ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर लेकिन एक यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि विच स्टेट, किस स्टेट में किया गया है, तो उसमें जम्मू कश्मीर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट एनीमोर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो वेयर इट हैज बीन डन में अगर राज्यों के वगैरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो जनरली बहुत सारी नई चीजें हो रही है जम्मू कश्मीर में, वो नया यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग में जम्मू कश्मीर मार्क कर सकते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल होगी, इसमें चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो राज्य के होते हैं वो इसको हेड करेंगे। ठीक है, इसमें 10 मेंबर होंगे, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, यानी कि सरकार के लोग नहीं होंगे 5। ये काउंसिल जो है वो जम्मू कश्मीर जो राज्य यूनियन टेरिटरी की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी और उनके सस्टेनेबल यूज की तरफ ध्यान देगी। मेरे ख्याल से इसमें मैक्सिमम जो वहाँ के जंगल में जनजातियां रहती हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह इस तरह के जो देश भर में कानून लागू हुए हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर का स्पेशल एक स्टेटस था, तो देश भर में जो कानून लागू होते थे वो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में जाके लागू नहीं हो जाते थे। इस वजह से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इस तरह महिलाओं के अधिकार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जम्मू कश्मीर हमारे बाकी देश से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा रह गया था। तो वहाँ से आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको सेल करेंगे, इस तरह के बहुत सारे कानून हमारे देश में हैं जो कि जनजातियों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं और फॉरेस्ट भी खत्म ना हो जाए, ये भी इसका भी ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह का कोई काम जरूर ये बायोडाइवर्सिटी काउंसिल करेगी। इसके देखिए की फीचर्स क्या हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है वो 3 साल के लिए वहाँ पर रहेंगे और इसके लिए जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल फंड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इन कंसल्टेशन विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के ऊपर आपको पढ़ के रख लेना चाहिए। इस पर मुझे एक गट फीलिंग है कि इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, ये देखिए यहाँ पर ही बात कर दी गई की गई है। यहाँ पर इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, प्लस ऑटोनॉमस भी है, विच ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2003 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको स्थापित किया गया था और जो कि 1992 में इंडिया ने साइन किया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके तहत इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये एक यूनिक बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। जो बातें नॉर्म से अलग होती हैं वही एग्जाम में पूछी जाती हैं। जनरली दिल्ली में किसी भी बॉडी का हेडक्वार्टर होता है, अगर वो थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड है तो मुंबई में उसका हेडक्वार्टर हो जाता है। रेयर केस में जो पुरानी बॉडीज हैं उनका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है। बहुत कम गवर्नमेंट बॉडीज ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है टू फैसिलिटेट, रेगुलेट एंड एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द इश्यू ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने से हर मामले में ये भारत सरकार के लिए एक कंसल्टेंट का काम करेगी। ठीक है, द स्टेट्स आर टू क्रिएट, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में था कि स्टेट्स को अपने अपने राज्यों में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं बनाई गई थी। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह की अलग बातें हैं। और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, तो इसका क्या मतलब है? वो उनको अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका तो ये मतलब नहीं है। उन्हें अपने यहाँ ये कमेटी बनानी चाहिए थी, पर उस प्रोविजन का लाभ उठाकर उन्होंने नहीं बनाया। इस तरह के बहुत सारे काम थे जो वहां पर नहीं किए गए, जो कि अब धीरे धीरे किए जा रहे हैं। खैर, ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इस तरह के जितने भी साइन किए गए किगाली एग्रीमेंट, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये तो सबको एकदम मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए। आपको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, शंकर आईएएस की पूरी बुक आपको रटी हुई होनी चाहिए एकदम, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है उस किताब का। सेकेंड हाफ जो 12th की बायो की बुक है वो मेनली आप गेस भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने एक बार भी पढ़ा हुआ है, एग्जाम में ऑप्शन आएंगे आप गेस कर सकते हैं। पर ये जो कन्वेंशन है, अग्रीमेंट्स है, ये जो अलग अलग देशों ने साइन किए हैं, कौन से साल में हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें किसकी बात हुई है, ये सब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आप गेस नहीं कर पाएंगे अगर आपको याद नहीं है तो। मैं कोशिश करूंगा कि इनको कवर करते हुए वीडियो भी बनाऊं। शंकर आईएएस को कवर करने का मेरा प्लान है। फिर 1992 में जो अर्थ समिट है रायो डी जेनेरियो में, उसके वर्ल्ड लीडर्स ने अग्री किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग में कि जो भी उन्होंने बेसिकली 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेट किए हैं जो कि 2020 तक अचीव किए जाने थे। ठीक है, वो क्या था कि देश का जो सिग्निफिकेंट एक पॉपुलेशन हो, स्पेशली द यूथ, इट शुड बी मेड अवेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज। बायोडाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे सेफ एंड सिक्योर किया जाए, देश के अधिकतर लोगों को, खासकर यंग लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज को नेशनल की स्टेट प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दिया जाए। फिर रेट ऑफ डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, फ्रेगमेंटेशन, ये सबको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए। फिर आइडेंटिफाई की जाए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज और पाथवेज को। एलियन स्पीशीज यानी कोई स्पीशीज जो हमारे यहाँ की नहीं है। एलियन मतलब दूसरे ग्रह का मत समझिए, है ना, वो फिल्मों वाली एलियन नहीं कि हमारे देश का, हमारे इकोलॉजी का नहीं है। मान लीजिए अगर राजस्थान की कोई प्लांट स्पीशीज को आप केरल में जाके प्लांट कर देंगे तो वहाँ वो एलियन स्पीशीज ही कहलाएगी, है ना, जो कि वहाँ के जो वहाँ पर कभी रही नहीं है वो स्पीशीज, तो वहाँ जनरली तो वहाँ पर जिंदा ही नहीं रह पाएगी। पर अगर कहीं अगर उसने जड़ अगर उसने वहाँ पर पकड़ ली तो पूरे इकोसिस्टम पर वो असर डाल सकती है। तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना है, और पाथवेज कहाँ से आते हैं ये एलियन स्पीशीज, उनको आइडेंटिफाई करके रोकना है। फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के रास्ते निकालने। आप देखेंगे इनमें से मैक्सिमम में इंडिया ने सब में कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा देखिए काम है। आप रोज़ आप अखबार उठाएंगे, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी सरकार बहुत ज़्यादा कमिटेड है। जनरली सरकारी बोलने से ही हमारे दिमाग में आता है चलना सरकार क्या कर रही होगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, आप देखेंगे कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, हर गवर्नमेंट इसको लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है। मुझे लगता है कि बहुत सा डेटा उनको मालूम है जो हमको नहीं मालूम है, कि हमारे देश पे क्लाइमेट चेंज का कितना खतरनाक असर पड़ रहा है और आने वाले समय में और कितना खतरनाक हो सकता है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया है, जो आम जनता के साथ जनता घबरा ना जाए, शायद वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, हर गवर्नमेंट मैंने देखा है जो भी गवर्नमेंट सेंटर में आती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है। ठीक है, बहुत सारे ये देखिए आइडेंटिफाइंग इकोसिस्टम सर्विसेज, नेशनल इनिशिएटिव बनाएंगे जो कि अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको वो जाकर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है, लोकल कस्टम होते हैं, लोकल कल्चर होता है, वो हमेशा इकोसिस्टम और इकोलॉजी को साथ लेके चलने का उसमें पूरा व्यवस्था रहती है। हजारों सालों से एक इलाके में अगर लोग रहते हैं तो वहाँ की प्रकृति को समझते हुए ही वो लोग इतने साल तक जिंदा रहते आए हैं, है ना। जैसे नदी का फ्लड पाथ होता है कि नदी में जब बाढ़ आती है तो वो इतने दूर तक फैलती है, इसके ज़्यादा नहीं जाती। ये हर जगह लोकल कम्युनिटी को मालूम रहता है, तो लोकल कम्युनिटी उसके फ्लड वे में अपने घर नहीं बनाती है, क्योंकि जिस साल बाढ़ आएगी यार बह जाओगे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जो हमने शहरों का किया, हमने उनका ध्यान नहीं दिया, तो अब जब बाढ़ आती है तो शहर के शहर बह जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हर एरिया में इसमें इंडिया ने बढ़ चढ़ के काम किया हुआ है। 12वां टारगेट जो था 2015 तक अचीव करना था, फ्रेमिंग नेशनल इनिशिएटिव्स दैट इंक्लूड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये सब करना है। नगोया कॉन्फ्रेंस आईची टारगेट्स अडॉप्ट किए गए थे फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आईची टारगेट्स क्या होते हैं? COP 10 जो हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। उसमें देखिए स्ट्रेटेजिक गोल A से E तक अडॉप्ट किए गए थे। टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टू रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो 12 जो गोल सेट किए गए थे ना CBD के, वो थोड़े ज्यादा वेग टाइप के लग रहे थे। यहाँ बोला 5 सेट करो, शॉर्ट में बात करो, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग कॉज क्या है, एड्रेस करो। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करो। बायोडाइवर्सिटी स्टेटस को बढ़ाओ। स्पीशीज, इकोसिस्टम, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के कदम उठाओ। सारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट बढ़ाने वाले काम करो। और नॉलेज मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए इंप्लीमेंटेशन को इन्हांस करो। दीज आर द आईची टारगेट्स। क्योंकि आप देखेंगे जो 12 CBD के टारगेट थे उनको ये नागोया कॉन्फ्रेंस में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको शॉर्ट करके एकदम समराइज कर दिया। आप देखेंगे यहाँ इन 5 टारगेट में, स्ट्रेटेजिक गोल्स में एक भी ऐसी बात नहीं है जो CBD के 12 गोल्स में नहीं की गई थी।
उनको शॉर्ट करके एकदम टू द पॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने अभी कवर किया है, इसको पॉज कर करके नोट कर करके याद कर लीजिए, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। ये अप्रोच आपको पसंद आया या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में इसको पोस्ट करिए। ठीक है, मैंने और भी आज 2 वीडियोस अपलोड की हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उनको चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।